आइए हम लोग देखें हैं निबंध लेखन। सामान्य रूप से निबंध लेखन को लेकर के जो समस्याएं छात्रों के बीच में रहती हैं, पहले हम उनको डील करते हैं। ये तो बड़े सामान्य सी बात है कि निबंध लेखन में 3 हिस्से होते हैं, प्रस्तावना, है ना, मुख्य भाग और उसके बाद उपसंहार। लेकिन अगर निबंध आपको जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक की शब्द संख्या लिमिटेड है, जैसे मान लिया 1000 शब्दों में लिखना है, तो समस्या ये आती है कि 1000 शब्दों को हम किस तरह से अंतर विभाजित करें प्रस्तावना में, मुख्य भाग और उपसंहार के लिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ और समस्याएं होती हैं, जैसे निबंध लेखन की प्रस्तावना में हम क्या लिखें, है ना, हम प्रस्तावना में क्या लिखें। मुख्य भाग में तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि मुख्य भाग में हमको कंटेंट देना है ना, लेकिन फिर वही समस्या आती है कि उपसंहार में हम क्या लिखें, है ना। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम प्रस्तावना की शुरुआत कैसे करें, है ना। इसी तरह से कोटेशन हम कितने डालें, कहाँ डालें, है ना, रेखांकित करें कि नहीं करें, अंडरलाइन करें कि नहीं करें कुछ शब्दों को या कुछ पंक्तियों को, है ना। उसमें किस तरह के हम कोटेशन में किस तरह के स्टेटमेंट डालें, कि हम श्लोक डालें कि किसी तरह की कविताएं डालें। तो इस तरह की तमाम समस्याएं आप लोगों के सामने होती हैं। इन सभी समस्याओं का जवाब देते हुए हम जो सामान्य सिलेबस है निबंध का, है ना, उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आपकी होती है कि मान लेते हैं कि साहित्य और संस्कृति, है ना, इस तरह का कोई टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो समस्या ये आती है कि इनमें किन किन मुद्दों की हम चर्चा कर सकते हैं, किस किस तरह के निबंध हमसे, किन किन मुद्दों पर निबंध हमसे पूछे जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर के, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको अभी देते हैं। ठीक है। तो वेलकम चंद्रा क्लासेस में, मैं हूं डॉक्टर वेदांत, और अब हम लोग इस पर एक क्रम से पूरी बातें करना शुरू करते हैं। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि जो 1000 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है, उसमें हम पहले शब्दों का विभाजन अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से कर लें, जिससे कि वो क्रम ज्यादा ना हो। सामान्यतः ऐसी स्थिति में प्रस्तावना के लिए मैक्सिमम हम 150 शब्दों तक जा सकते हैं, और इसी तरह से उपसंहार हम, है ना, वो लगभग 100 शब्दों में लिख सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने शब्द आपके पास अब बच रहे हैं, है ना, अब आपके पास लगभग 750 शब्द बच रहे हैं। इन शब्दों का प्रयोग आप कहां करेंगे, मुख्य भाग में, और मुख्य भाग में कंटेंट लिखने के लिए 750 शब्द बहुत होते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक जवाब हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि प्रस्तावना में हम कैसे शुरू करें और क्या लिखें, तो बहुत सरल ढंग से हम आपको बताते हैं कि प्रस्तावना में सामान्यतः जो शुरुआत करनी चाहिए वो किसी स्टेटमेंट से, किसी कथन से कर दीजिए। किसी प्रकार का कोई अगर कोटेशन हो रहा हो तो उसके माध्यम से कर दीजिए, तो ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको इस तरह की कोई चीजों में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप जो शुरुआत है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया है जिसको आप करने जा रहे हैं, उसके अर्थ या परिभाषा से कर दीजिए। ये तो बहुत सरल काम है, क्योंकि अर्थ और परिभाषा, परिभाषा का मतलब ये नहीं कि कोई शास्त्रीय परिभाषा, परिभाषा का मतलब कोई सामान्य शब्दों में उसको, उस टॉपिक के बारे में क्या कहा जाता है, क्या मतलब है उसका, उसका मूल तात्पर्य क्या है, इस बात को सिर्फ आप लिख करके ऊपर की 1-2 लाइनों में और अपनी प्रस्तावना के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज जो होती है वो कि अर्थ और परिभाषा के साथ साथ आपको मुख्य भाग में क्या क्या चीजें डील करनी है, कौन कौन से मुद्दे आपको उठाने हैं, उन मुद्दों को क्रमवार, क्रमशः उन मुद्दों को आप डाल दीजिए। ठीक है ना। तो इन मुद्दों को अगर आप डाल देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको 2 फायदे होंगे। पहले तो ये कि आपका जो पूरा निबंध है वो एक ऑर्डर में आ जाएगा, वो एक क्रमबद्धता में आ जाएगा, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि उससे संबंधित जितनी बातें हैं वो आप पहले से ही सोच लेंगे कि मेरे पास 4 बातें हैं, 5 बातें हैं, 8 बातें हैं लिखने की, वो एक क्रम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। नहीं तो सामान्यतः निबंध लेखन में ये होता है कि जब आप लिखते लिखते उपसंहार तक पहुंच जाते हैं तो अचानक आपको फिर कोई पॉइंट याद आ जाता है, और फिर आपको लगता है कि अब इसको हम कैसे डालें, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो पूरा निबंध हमारा बेकार हो जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं होती है ना, क्योंकि जब शब्द सीमा दी हुई है तो स्वाभाविक है कि आप सीमित रूप से ही लेखन कर पाएंगे, और जब सीमित रूप से लेखन कर पाएंगे तो आप सारी बातें नहीं, जो प्रमुख बातें हैं सिर्फ वही डाल सकते हैं। तो खैर, प्रस्तावना में क्या क्या बन गया आपका,
कि कथन या कोटेशन से शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अर्थ या परिभाषा से शुरू करें, फिर जितने भी मुद्दे आप डील करने जा रहे हैं मुख्य भाग में, उनको एक क्रम से नोट कर लीजिए, उनको उसी में बताइए कि हम इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। और उन्हीं मुद्दों में से कोई अगर आप एक केंद्रीय मुद्दा ले लें तो बहुत अच्छा होगा, है ना। एक कोई केंद्रीय मूल तत्व उसका पकड़ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि भारतीय संस्कृति के बारे में बात की जा रही है, तो भारतीय संस्कृति की बहुत सी विशेषताएं हैं, है ना। एक प्राचीनता है, समन्वयवाद है ना, सर्वधर्म संभाव है, बहुत सी बातें हैं, ठीक है। लेकिन अनेकता में एकता। अब अनेकता का मतलब हुआ कि हमारे पास धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के तमाम प्रकार की अनेकताएं हैं, है ना। उनमें भी सबको आपस में संगुम्फित करते हुए, उनको आपस में बुनते हुए एक 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 मूल धारा बनाना, एक यूनिक धारा, एक अद्वितीय अद्भुत सांस्कृतिक प्रवाह बना देना, ये भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। तो इसको केंद्रीय तत्व में बना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने और दूसरे मुद्दे होंगे, धर्म से संबंधित, रिचुअल से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित, वो सब उसी के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और जब ये जुड़ जाते हैं तो इसी को कहते हैं उसका निबद्ध होना, उसका आपस में संगुम्फित होना, उसका आपस में जुड़ करके एक प्रकार का एक बुनावट में आकार लेना, और इसीलिए वो क्या बन जाता है, निबद्ध। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें आपको करनी होती है प्रस्तावना में, ठीक है। अब मुख्य भाग की कोई खास समस्या नहीं होती, क्योंकि अब आपने जो भी मुद्दे उठा लिए हैं, इन्हीं को क्रमशः आप आगे डील करते जाइए। उसका कोई अगर जरूरत पड़े तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड बता दीजिए, कारण बता दीजिए, उसके जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इस तरह की चीज़ों को आप डिटेल करते चले जाइए। फिर समस्या आती है उपसंहार में क्या करें। अब उपसंहार में आपको ये करना होता है कि जितनी चीज़ें आपने लिखी हैं, ठीक है, उन सब का निचोड़, उन सब का सारांश, है ना, उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका सारांश। लेकिन ध्यान रहे कि सारांश लिखते समय आप किसी भी प्रकार की चीजों को रिपीट नहीं करिए, बल्कि अपनी भाषा में जो कुछ भी आपने कहा है वहां पे वो सुनाइए, और साथ ही कोई ना कोई उसमें आप सुझाव दे दीजिए, है ना, कोई सजेशन उस मूल समस्या के निदान के लिए। अगर वो समस्यात्मक है तो, अगर वो वर्णात्मक है तो फिर उसमें सुझाव की जरूरत नहीं होगी। अगर वो वर्णात्मक निबंध है, यानी उसमें आपने डिस्क्रिप्शन किया है, तो डिस्क्रिप्शन को फिर बहुत ही छोटे, कम से कम शब्दों में, 1-2 लाइन की बहुत सारगर्भित शब्दों में आप उस बात का जो मूल तत्व है उसको आप रख दीजिए, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपसंहार एक तरह से पूरे निबंध का, पूरे आपके लेखन का निचोड़ होता है, ठीक है ना। तो तात्पर्य कहने का ये हुआ कि आपकी जो ये 2-3 बड़ी समस्याएं हैं, इनको हमने बताया। पहले तो आपने ये बताया कि किस तरह से अपने शब्दों को आप डिस्ट्रीब्यूट करें, और दूसरा कि प्रस्तावना उपसंहार में क्या लिखें और किस प्रकार से अपने निबंध की शुरुआत करें। अब छोटी छोटी 2-3 बातें और, जैसे एक कथन तो आपके शुरुआत में ही हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 1-2 कथन या 1-2 कोटेशन आप और यूज कर सकते हैं। आपको 3-4 कोटेशन से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कोटेशन जो आप प्रयोग करिए वो इस तरह से हो कि जो आप बात कह रहे हो वो उसकी पुष्टि हो रही हो ना, वो चीज उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। वो कोई अलग से नहीं लगना चाहिए कि नहीं आपको कुछ पंक्तियां डालनी थी तो वो आपने डाल दी, ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो रेखांकित करें उसमें आप अगर ज्यादा रेखांकित करते हैं किसी पेज में, तो फिर ये लगता है कि आपके पास सिर्फ यही बात बताने की है और बाकी जो चीजें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं करिए। इससे सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एक पेज में आप 1-2 से ज्यादा रेखांकित नहीं करिए, तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपका आएगा। अब जो मूल समस्या आपकी रही है, क्योंकि ये मैक्सिमम बातें ऐसी हैं जो आप हो सकता है कि पहले से जान रहे हो, तो मूल समस्या आपकी ये है कि हम अब कुछ ऐसी आपके वो सिलेबस से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको लेते हैं, और उनमें से कोशिश हम ये करते हैं कि उनको डिकोड कर सकें, है ना, और डिकोड करने के साथ साथ उसमें आपको ये बताएं कि कौन कौन से निबंध हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है। पहला टॉपिक आपका है साहित्य और संस्कृति से संबंधित, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखना है कि साहित्य से जुड़े हुए बहुत से सवाल आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आराम से जो भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जो साहित्य होता है ये समाज का
दर्पण है ना? या फिर साहित्य में युगीन समाज प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्शन है आपका, है ना, उस वक्त की इमीडिएट सोसाइटी का। तो साहित्य वो समाज का दर्पण है, या समाज की समस्याओं का या समाज की बातों का वो एक प्रतिबिंब है। इस प्रकार की चीजों को साहित्य पे जोड़ा जाता है। कभी कभी भारतीय साहित्य, और उसमें भी खासतौर से जो हिंदी साहित्य है, उसको अपना वो एक मुद्दा बना लेते हैं, और उसमें वो जनरली जब पूछते हैं तो ये पूछ लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य के मूल तत्व क्या है ना? या फिर हिंदी साहित्य में भी कभी कभी और ज्यादा स्पेसिफिक होकर पूछा जा सकता है आपका कि जो भक्तिकालीन साहित्य है ना, इसके मूल तत्व क्या है? तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो इन पर आप वॉक ओवर दे जा सकते हैं। कारण क्या है? कारण यह होता है कि इसे जो लिटरेचर वाले विद्यार्थी हैं वो ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण है, इसको तो आराम से लिखा जा सकता है, क्योंकि जो भी युगीन साहित्य होगा उसको आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, किस प्रकार के उसमें उसकी प्रगतिशीलता की गति क्या है। इन सब बातों को साहित्य में निश्चित रूप से दिखाया जा रहा होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि फिल्मों में जो भी उस वक्त के समाज में चीजें चल रही होती हैं उन्हीं को दिखाया जाता है, तो फिल्म भी तो एक प्रकार का साहित्य है ना? तो इस तरह से आप साहित्य समाज का दर्पण, अगर इस टाइप का टॉपिक आए तभी इसको आप अटेंड करिए। अगर आप साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, या किसी अन्य स्ट्रीम के हैं और आप बहुत अपने आप को कन्वीनियंट नहीं महसूस करते हैं, तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो साहित्य से इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो हम जब सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं तो आपके सामने दोनों तरह की चीजें रख रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे इसमें बन सकते हैं और आपके लिए क्या बेहतर होगा चुनने के लिए। ठीक है, अब हम लोग संस्कृत पर आते हैं। तो संस्कृत में पूरी भारतीय संस्कृति को देखा जाता है, तो अब इसमें वो कहीं से भी सवाल बना सकते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ठीक है, या भारतीय संस्कृति के मूल्य, है ना, भारतीय संस्कृति में नैतिकता, भारतीय संस्कृति और धर्म। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति और धर्म, तो यहां पर इस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, या फिर यह कहा जाए कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्व क्या है। अब मूल तत्व क्या होंगे? जो विशेषताएं हैं वही उसी प्रकार के मूल तत्व होंगे। अब कोई भी आपको भारतीय संस्कृति के मूल तत्व लिखने हैं तो उसमें आप एक केंद्रीय विशेषता रख लीजिए। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन के संदर्भ में बताया था कि भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के रूप में आप में विविधता में एकता को आप रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ये नहीं लगता है कि आप इसका निर्वाह कर पाएंगे तो एक बहुत सरल सी चीज है कि भारतीय संस्कृति में एक मूल तत्व के रूप में आता है समन्वयवाद, है ना, समन्वयशीलता, है ना। भारतीय संस्कृति इतनी व्यापक है, भारतीय संस्कृति की जो कह सकते हैं कि जो उसका फलक है वो इतना विशाल है कि वो हर प्रकार की चीजों को, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, सबको आत्मसात करके और उसके हिसाब से वो अपने आप को आगे बढ़ाती है। तो इस प्रकार की जो समन्वयशीलता है इसको आप केंद्रीय तत्व बना लीजिए, क्योंकि समन्वयशीलता भी अल्टीमेटली विविधता में एकता की बात को ही अभिव्यंजित करेगी, है ना। तो इस तरह से किसी भी बात को आप उठा सकते हैं। अब यहां पर अगर आप सरलता से इस निबंध को तैयार करना चाहते हैं तो भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को लेकर के एक लगभग 1000 वर्ड का आप निबंध तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो साहित्य में आपको एक निबंध हमने आपको बताया, साहित्य समाज का दर्पण है या समाज का प्रतिबिंब, समाज को प्रतिबिंबित करता है। और संस्कृत में एक निबंध आपको हमने बताया कि संस्कृत वास्तव में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, या भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता क्या है, या भारतीय संस्कृति के मूल तत्व क्या है ना। इस तरह से आप संस्कृत वाले पार्ट से भी एक सवाल तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है आपका कि राष्ट्रीय
विकास योजनाएं, ये ऐसा टॉपिक है जिसका जो संबंध है वो आपके करंट अफेयर से है ना, ये है। और इसके बाद का जो एक सवाल है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ना सामयिक जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन दोनों का संबंध देखा जाए तो आपके करंट अफेयर से है, आपके जीएस से है। सामान्य रूप से जो आपकी जागरूकता है, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ मैगजीन पढ़ते होंगे, उन सब से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास की योजनाएं में बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं ना? बहुत से क्वेश्चन जैसे हम डालते हैं आयुष्मान भारत, ठीक है ना, किसान सम्मान निधि, है ना, स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे, इस प्रकार के सवाल तो खैर आ चुके हैं, तो हो सकता है कि इनका रिपीटिशन ना भी हो, है ना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सवाल हैं, है ना, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, है ना। तो जो भी इस प्रकार के टॉपिक दिखाई पड़ते हैं आपको करंट अफेयर में, खासतौर से सरकारी योजनाओं के, है ना, उनको लेकर के आप तैयार कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम किसी एक योजना को पकड़ते हैं और उस योजना में क्या क्या मूल चीजें हैं, क्या क्या स्कीम बनाई गई है और उस स्कीम से कौन सा वर्ग ज्यादा लाभान्वित हो रहा है, किस तरह से उसका क्रियान्वयन हो रहा है ना, उससे कितने लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं और कहां कहां कमियां आ रही हैं। वो कमियां नीतिगत हो सकती हैं, वो कमियां क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में हो सकती हैं। जहां कहीं भी उसकी कमियां नजर आती हैं उनको भी बता दीजिए और उपसंहार में कोई आप सजेशन अपना मौलिक रूप से दे दीजिए कि अगर इसको इस तरह से कर दिया जाए तो इसकी कमियां ठीक हो जाएंगी और ये योजना और बेहतर हो जाएगी, है ना। इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, इसमें फिलहाल जो इस वर्ष के लिए हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता है आयुष्मान भारत, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, है ना। आयुष्मान भारत एक अच्छा निबंध बन सकता है और इसका मटेरियल भी आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो आयुष्मान भारत को अच्छी तरह से तैयार करिए, कब से शुरू किया गया, क्या मतलब है इसका, ना कौन से लोग लाभार्थी हैं, क्या बड़ी समस्या के निदान के रूप में, उसके समाधान के रूप में इसको लाया गया है और किस तरह से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आयुष्मान भारत को अगर आप तैयार करेंगे तो राष्ट्रीय विकास योजनाओं के संदर्भ में ना अच्छा आप काम कर सकते हैं। जैसे हमने आपको और बताया कि स्वच्छता अभियान से संबंधित हो गया या फिर नमामि गंगे से संबंधित प्रश्न हो सकता है या मनरेगा, इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ये आयुष्मान भारत को तैयार करिए, क्योंकि हर टॉपिक से कोई ना कोई निबंध आना है। आप कोई भी एक टॉपिक बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो आपको निबंध मिल जाएगा, है ना। जरूरी थोड़ी है कि हर टॉपिक को आप तैयार करें, हर टॉपिक को आप पढ़ते रहें, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामयिक समस्याएं, ठीक है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामयिक समस्याओं को अगर हम हाईलाइट करें तो इसमें किस किस तरह के मुद्दे आ सकते हैं। इसमें एक बर्निंग टॉपिक आ सकता है आपको नारी से संबंधित, है ना, जिसको आप कह सकते हैं ना नारी सशक्तिकरण, ठीक है। या इससे जुड़े हुए और सवाल कि नारी सशक्तिकरण के मार्ग की बाधाएं, है ना, या नारी सशक्तिकरण वस्तुतः समाज का सशक्तिकरण है ना। इस तरह का कोई भी सवाल घुमा फिरा करके वो नारी सशक्तिकरण पर या जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स है इसके बारे में वो सवाल आपसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और अच्छे टॉपिक बन सकते हैं, जैसे बाल श्रम को लेकर के सवाल बनाया जा सकता है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की समस्या है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाल श्रम की तरह ही नशा मुक्ति, है ना, या नशे की समस्या समाज में या युवाओं में नशे की समस्या को लेकर सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है।
इसी तरह से 3 तलाक जो काफी सामयिक रहा है ना, इस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है। इसी तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या है ना, वो क्या है, वो कोविड-19 है ना। इन तरह की जो समस्याएं हैं, ये एक टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक से निश्चित रूप से आप अच्छा कर भी सकते हैं, मटेरियल भी मिल सकता है, और इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप बेहतर ढंग से तैयार भी कर सकते हैं। जैसे अभी तक आपको हमने साहित्य में या जो ये विकास योजनाएं से संबंधित टॉपिक था, उसमें आपको हमने एक एक निबंध बताए, है ना। साहित्य से एक बताया, संस्कृत से एक बताया, और जो योजनाएं हैं इनमें से आपको एक बताया कि इसकी बेहतर संभावनाएं हैं, है ना। उनको आप अगर तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर संभावना है। यहाँ पर आपके पास इस तरह के 3 टॉपिक हैं, नारी सशक्तिकरण, 3 तलाक और कोविड-19। अब आपके पास जिस प्रकार का आपका अपना टेम्परामेंट हो, जिस प्रकार से आपका अपना आपकी अपनी तैयारी हो, या आपका अपना जो आउटलुक है, आपका अपना जो दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से इनमें से किसी को भी आप तैयार करें। इनमें से निश्चित रूप से आपको एक निबंध मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसके बाद वाले टॉपिक पे चलते हैं, है ना। वो टॉपिक आपका है विज्ञान और पर्यावरण, ठीक है। विज्ञान और पर्यावरण का टॉपिक, है ना। अब इसमें यहां से अलग सवाल बनेंगे, यहां से अलग सवाल बनेंगे, ठीक है। अब जैसे हम विज्ञान में देखें तो विज्ञान में आप जानते हैं कि विज्ञान में वो हाई स्कूल से निबंध लिखते रहे हैं ना, कि ये अभिशाप है कि ये वरदान है ना। उस क्रम से आगे बढ़ते हुए अब हम एक पर्टिकुलर जो विज्ञान की जो तकनीकी शाखाएं हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। जैसे चंद्रयान, मंगलयान, हमारी अंतरिक्ष जो तकनीकी का विकास है, रॉकेट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, या अंतरिक्ष तकनीक या विज्ञान और राष्ट्रीय सुरक्षा, इस प्रकार के बहुत से टॉपिक बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतर ढंग से कोई एक निबंध इसमें तैयार करना चाहते हैं तो वो मेरे हिसाब से आप तैयार कर लीजिए सोशल मीडिया पर, है ना। सोशल मीडिया को लेकर के अगर आप एक सवाल तैयार करेंगे तो इसके इर्द गिर्द वो संचार प्रौद्योगिकी के रूप में हो, वो चाहे एक ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया को की प्रस्तुति हो, या आपस में आजकल के संपर्क का जिस प्रकार से बोलबाला बढ़ गया है, ये सभी चीज़ें सोशल मीडिया के नाम पर, है ना। यह इस प्रकार के जो कह सकते हैं कि टॉपिक है, इस टॉपिक के आसपास का कोई जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, हाँ। उस संचार प्रौद्योगिकी के नाम पे आ सकता है, या सीधे सीधे सोशल मीडिया का आ सकता है। सोशल मीडिया का युवाओं पर क्या इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया का समाज पर क्या इम्पैक्ट है, समाज पर क्या इसकी विसंगतियाँ आ रही हैं, क्या इसकी खूबियाँ हैं, कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है ना। जैसे कोविड के समय में सोचिए, सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो ये सारी जो पढ़ाई है ऑनलाइन वाली कैसे हो पाती, ये तो पूरा ही इंटरप्ट हो जाता, पूरा सिस्टम ही अवरुद्ध हो जाता, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल विज्ञान के साथ जुड़ता है। इसी तरह से अगर हम बात पर्यावरण की करें तो आप जानते हैं कि पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण, है ना, निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन, है ना, ये बहुत बड़े सवाल बनते हैं, है ना। या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, स्थायी विकास, या पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं पर्यावरण पर। तो पर्यावरण का जो टॉपिक है ये काफी विशाल टॉपिक है और बहुत ही रिनाउंड टॉपिक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। अक्सर किसी न किसी क्वेश्चन में किसी न किसी इम्तिहान में पूछा ही जाता है। तो पर्यावरण को लेकर के आप एक तैयार कर सकते हैं, पर्यावरण को लेकर के, पारिस्थितिकी संतुलन को लेकर के, है ना। इसमें भी कोई पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ वायु प्रदूषण पर पूछ लिया जाए, सिर्फ ओजोन पर पूछ लिया जाए, है ना, तो सिर्फ उसी पर आप कंसंट्रेट हो जाइए। तो पर्यावरण को लेकर के आप एक सवाल बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया और पर्यावरण में इसके, है ना, प्रदूषण को लेकर के, है ना, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, है ना, स्थायित्व विकास के साथ, पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास को लेकर के, इस पर आप एक क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये बन सकता है। तो सोशल मीडिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 2 चीजें आप लेकर के तैयार कर सकते हैं इस वाले टॉपिक पर। अब आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है
जिसमें आपका आता है प्राकृतिक आपदा और निदान। और इसका निराकरण या निदान। ठीक है। अब प्राकृतिक आपदा में आपको मालूम है कि बाढ़, भूकंप, ठीक है, चक्रवात, ना, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और निराकरण के रूप में जो सवाल बनता है वो होता है, जिसको आपने सुना होगा, काफी आजकल इसकी चर्चा रहती है, वो है एनडीआरएफ, है ना, नेशनल डिजास्टर जो फोर्स है ना। ये एनडीआरएफ जो है, इसको लेकर के सवाल बनाया जाता है, इसकी भूमिका को लेकर के। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, अथॉरिटी के माध्यम से, एनडीएमए के अंतर्गत। एनडीएमए एक त्रिस्तरीय ढांचा है जिसमें केंद्रीय स्तर पर ना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अथॉरिटी बनाई जाती है, एक प्राधिकरण बनाया जाता है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य में बनाया जाता है, और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाया जाता है जिले लेवल पर, है ना। ये एक अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी पूरा मैनेजमेंट करती है ना, फाइनेंसिंग उसकी करती है, फंडिंग उसकी करती है। और ये एक आप अलग अलग प्रकार की जो आपदाएं हैं उनसे जूझने के लिए ये फोर्स बनाई गई है, ये कार्यबल बनाया गया है। और इसी कार्यबल के माध्यम से जो भी चक्रवात आते हैं, जहां बाढ़ होती है, सूखा होता है, आग लगती है, या फिर बड़े पैमाने पर कहीं किसी प्रकार का भूस्खलन हो जाता है, उन सभी जगह पर ये तुरंत पहुंचते हैं और रिलीफ का काम करते हैं और धन जन हानि को कम से कम होने के लिए ये कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके निराकरण को लेकर के सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्राकृतिक आपदा के लेकर के कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सामान्यतः उसका जो निदान है उसको, है ना, दीर्घकालिक ढंग से, मध्यकालिक, है ना, और तात्कालिक, है ना, इनके अंतर्गत बांट करके आप लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपदा आती है ना, कोई बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, भूस्खलन है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तात्कालिक उपाय, लोगों को वहां से हटाना, लोगों को बचाना, उनकी जान बचाना, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना, ना, खाने का इंतजाम करना, पेयजल का इंतजाम करना, सबसे महत्वपूर्ण बात दवाइयों का इंतजाम करना। फिर जो मध्यकालिक हैं, है ना, उनसे उनकी जो चीज़ें नुकसान हो गई हैं, है ना, उन सब का कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी वो रिहेबिलिट होने की कोशिश करें। और ये दीर्घकालिक होता है कि ऐसा क्या करें कि फिर से ये इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उनकी जो संभावनाएं हैं वो कम से कम हों। और जो खास तौर से इसको लेकर के इसमें काम किया जाता है कि जितने भी इस प्रकार की आपदाएं आती हैं उनके मूल कारणों को इस तरह से किया जाए कि वो आपदाएं की आवृत्ति है वो घटे, या फिर कम से कम इतना हो कि अगर वो आने वाली हैं तो उनके बारे में कुछ पूर्व सूचना मिल जाए, है ना। इस प्रकार के सारे काम दीर्घकालिक उपाय में करते हैं। तो दीर्घकालिक उपाय में हम कोशिश करते हैं कि आपदाओं की संभावनाएं कम करें, उनकी आवृत्ति कम करें, और या तो फिर उनकी जो पूर्व सूचना है वो एक समय रहते हमको मिल सके। मध्यकालिक या अल्पकालिक में हम उनके रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, उनके पुनर्वास की बात करते हैं, और तात्कालिक में उनको हम दवाएं, खाने पीने और सुरक्षित जगहों पर ले जाने की बात करते हैं। ये सब कुछ भी आपका इस प्राकृतिक आपदा के निराकरण और इस पार्ट में आता है ना। यहां से भी आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अंतिम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कृषि उद्योग और व्यापार से संबंधित। अब यहां पे आपकी ये समस्या आती है कि हम इसमें क्या क्या तैयार करें, क्योंकि ये तो पूरी इकोनॉमी लग रही है। ठीक है, इसको हम बहुत सरल कर देते हैं। पहली चीज तो इसमें जो उद्योग है इसको हटा दीजिए, इसके पीछे मत जाइए, दिमाग से ही हटाइए, है ना। जो व्यापार है इसमें सिर्फ एक चीज रखिए, वो क्या रखना है? वो आपको रखना है ई कॉमर्स, है ना। जो आजकल संचार प्रौद्योगिकी से जो नेटवर्किंग बढ़ी है उससे जो एक प्रकार का ये ई कॉमर्स की जाती है, जो एक क्या कहते हैं ऑनलाइन जो ट्रेडिंग होती है, ये खरीद फरोख्त होती है, इसको एक छोटा सा निबंध आप तैयार कर सकते हैं अगर करने का मन है तो, है ना। अन्यथा ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि अगर आप तैयारी करेंगे तो बेहतर उम्मीद रहेगी क्वेश्चन के, है, आपके पास अच्छा करने की। और इसमें भी सबसे बढ़िया आप करिए भारतीय कृषि या भारतीय किसानों की समस्याएं।
बस एक तो अच्छा सा टॉपिक तैयार करिए। ये टॉपिक आपको हर प्रकार के सवालों का जवाब दिलवा देगा जो भी कृषि से संबंधित हो, वो चाहे किसानों के आंदोलन से जुड़ी रही हो, चाहे वो 3 कानून जिनके बारे में तरह तरह की बातें की गई है ना, उनसे जुड़ी रही हो, जो कुछ भी है वो सब भारतीय कृषि या किसानों की समस्याओं को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि भारतीय कृषि या किसानों की समस्या को जब आप बनाइए तो एक ऑर्डर में दिमाग में रखिए कि मूल रूप से बीज से लगा करके, या फिर आप कह सकते हैं कि उत्पादन से लगा करके और उसके विपणन तक, विपणन मतलब मार्केटिंग, उसको बेचने तक, है ना, उत्पादन से लगा करके और उसके बेचने तक हर स्टेप को एक क्रमवार आप बना करके रख सकते हैं कि यहां यहां किसानों की समस्या है। जैसे उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या आएगी कि इसमें सिंचाई की प्रॉब्लम होती है, फर्टिलाइजर की उपलब्धता की समस्या होती है ना, कृषि के यंत्रीकरण की जो रेट है वो बहुत कम है अभी ना, जो हरित क्रांति से जुड़े हुए जिले वो इलाके हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बहुत कम जगह अभी यंत्रीकरण हो पाया है ना, बिजली की जो उपलब्धता है ना, या एक शब्द में कहें तो जो भी आधुनिक तकनीक है उसका कृषि में जो प्रयोग है, अनुप्रयोग है, उसका एप्लीकेशन है, वो बहुत अभी उतना नहीं हुआ जितना हो जाना चाहिए इस कृषि प्रधान देश में, खासतौर से आज़ादी के 70-75 वर्षों में। ठीक है ना, तो ये इस बात का ध्यान रखना है आपको उत्पादन के क्षेत्र में, लेकिन इसको बहुत बढ़ा के नहीं लिखना है आपको। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि उत्पादन भारतीय कृषि की समस्या नहीं है, उत्पादन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होता है ना, पूरी तरह से हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं या जो भी चीज़ें हैं उनमें हम आत्मनिर्भर हैं, तो उत्पादन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, इसमें हम वेरिफिकेशन तमाम प्रकार के अलगाव ला सकते हैं, वैरायटियाँ ला सकते हैं, जैसे खाद्यान्न तेल ना, दलहन, इनका उत्पादन हम बजाय ये गेहूँ और धान के इनकी तरफ इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन उत्पादन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। परेशानी अभी कहाँ है, या भारतीय कृषि किसानों की समस्याएं कहाँ पर हैं? विपणन के पार्ट में। तो जैसा आपने देखा था कि मुख्य भाग में अगर हमको 750 वर्ड लिखना है तो उत्पादन वाले हिस्से को आप मुश्किल से 100 शब्दों में ही निपटा दीजिए, और मुख्य रूप से आप विपणन पर लिखिए डिटेल से, क्योंकि विपणन में जो समस्या होती है वो होती है उसके दाम, अच्छे दाम मिलने की, है ना, क्योंकि आप देखते हैं कि जो किसान जब उत्पादन करता है तो उस वक्त उन चीज़ों के दाम नीचे रहते हैं और बाद में उसके दाम बढ़ जाते हैं, तो जो स्टोरेज है वो हमारी बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए जो बिचौलिए होते हैं या उस प्रकार का व्यापार करते हैं वो लोग किसानों से सस्ते दामों पे खरीद करके और उसको ले जा करके स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद जब उसका सीजन खत्म हो जाता है उस प्रकार की चीज़ों को, तो वो धीरे धीरे अपने स्टोर से निकालते हैं और फिर मनमाने दाम पर खरीदते हैं। तो जितना किसान को फायदा नहीं होता है जो कि उसका मूल उत्पादक है, उससे कहीं ज़्यादा ये बिचौलिए फायदा उठाते हैं। बाद में अपने ही उत्पाद को किसानों को भारी दाम पर खरीदना पड़ता है ना। तो विपणन बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, और विपणन के क्षेत्र में जो भंडारण है उसका जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, और भंडारण का तब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा जब तक कि बिजली की आपूर्ति गांव-गांव तक, ब्लॉकों तक अच्छी तरह से रेगुलर ढंग से नहीं होगी, क्योंकि स्टोरेज तभी बनेंगे जब हम बिजली की आपूर्ति अच्छे ढंग से करें। ठीक है ना, तो इस तरह से जो भंडारण की समस्या है, अच्छे दाम की समस्या है, इन पर आप ज्यादा बात करें बजाय उत्पादन की बात करने के, तो इस पर आप फोकस करिए, ये है। और इसीलिए आप कभी गौर करिए तो मैक्सिमम जो आपके वो कानून लाए गए थे वो उत्पादन से कम जुड़े हुए थे, विपणन वाले क्षेत्र से ज्यादा जुड़े हुए थे, और इसीलिए खासतौर से जो उसके लाभार्थी वर्ग था, बिचौलिया वर्ग था, उसको सबसे बड़ी समस्या इसमें आई थी। ठीक है, खैर वो सब कुछ बातें कुछ राजनीतिक होती हैं, कुछ और भी, आपको उन सब से तटस्थ होकर के अपनी नॉर्मल बात जो आप आम तौर पर देखते हैं अपने आसपास, उसी के आधार पर लिखिए। तो इस तरह से हमने आपके जितने भी टॉपिक थे उन सभी को डिकोड करने की कोशिश की है, और सभी में आपको हमने एक एक दो दो निबंध बताए हैं, उनके आधार पर आप कोशिश करिए किसी भी एक दो निबंध को अच्छे ढंग से तैयार करिए, लिखिए, और लिख करके अगर आप चाहें तो आप भेज दीजिए, है ना, उसको चेक करके जो की समस्याएं होंगी या जो भी आपको लगता होगा कि हाँ इन चीज़ों के जवाब नहीं मिले हैं या ये हमारी अलग से समस्या है, उन पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरह से हमने बताया, अगर इस तरह से आप लिखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा भी शब्दों का और बेहतर ढंग से अनुपयोग कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको निबंध में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, है ना। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि
अतिरिक्त पढ़ाई करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसका प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए, है ना। जैसे सिंपली सोचिए ना कि कोई बहुत ज़्यादा आपके पास आइटम ना भी हो, लेकिन अगर आपने प्यार से परोस करके और किसी के सामने रख दिया है, उसको अच्छे ढंग से उसका आतिथ्य किया है, उसको अर्घ दिया है, तो स्वाभाविक है कि आपकी वो मेहमान नवाजी ज़्यादा बेहतर होगी देन उसके जिसने ढेर सारे आइटम तो बनाए हैं लेकिन उसने फेंक करके दिया है थाली। ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखिए, ना कि तथ्यों और कथ्यों पर ज़्यादा जाइए। लेकिन हाँ, जो तथ्य लिखिए वो सही हो, सार्थक हो, प्रामाणिक हो, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जो आप कहना चाह रहे हैं उसको वो पुष्ट कर रहा हो, और आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक को हमको इस ढंग से लिखना है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और बात के समय में जो कुछ भी आपको याद आता जाए उसको दिमाग से निकाल दीजिए, उसको ऐड करके आप अपने निबंध को बिल्कुल बेडौल बना देंगे। थैंक यू।